आज देश में कई जगह रावण दहन हुआ। दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बात हम इसकी भी करेंगे, लेकिन पहले बात आज के शो की कुछ खास खबरों की। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री किरण रिजिजू के बयानों ने बीजेपी की फजीहत करा दी है। उनके बयानों से सवाल उठा है कि क्या बीजेपी के मंत्री संवेदनहीन हैं। उद्धव ठाकरे ने आज बीजेपी पर सबसे बड़ा हमला किया है। क्या कहा उन्होंने और इसका क्या मतलब है, इस पर भी हम बात करेंगे। दशहरे के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के भाषण का भी पोस्टमार्टम करेंगे। आज आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती की आधारशिला रखी गई। क्या खास है अमरावती में, यह आपको बताएंगे और रावण दहन की बेहतरीन तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जनरल वीके सिंह के उस बयान से जिसने आज विवाद खड़ा कर दिया। वो फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में जलकर मरे मासूम बच्चों पर सरकार को क्लीन चिट दे रहे थे कि अचानक संदर्भ देते हुए कुछ और ही जिक्र कर बैठे। हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। हमारे देश के अंदर एक बड़ी विडंबना है। विडंबना यह है कि हम हर चीज को तोड़ मरोड़ कर चलाते हैं। पहले विवादित बयान और फिर सफाई। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के लिए विवादित बयान देकर सफाई देना भी खेल हो गया है। गुरुवार को भी यही हुआ जब उन्होंने हरियाणा में दलित परिवार के 2 मासूम बच्चों की हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए विवादित बयान दे डाला। कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। वीके सिंह के विवादित बयान हंगामा मचना लाजमी था। हंगामा मचा भी। वीके सिंह ने सफाई भी दी, लेकिन विरोधियों को उन्हें घेरने का मौका मिल चुका था, तो जमकर बयानों के गोले दागे गए। सवाल यह है कि क्या वीके सिंह को अंदाजा नहीं है कि केंद्रीय मंत्री होने के चलते उनके हर बयान का मतलब है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को सोच समझकर बोलने की सलाह दे रहे हैं, वहीं वीके सिंह ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनसे विवाद पैदा होना ही है। तो क्या वीके सिंह पीएम की राय को लेकर गंभीर नहीं है, या उनका अपनी जुबान पर ही काबू नहीं है? क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्होंने विवादित बयान दिया हो। वीके सिंह के विवादित बयानों की लंबी फहरिस्त है। पाकिस्तान दूतावास में आयोजित पाकिस्तान दिवस के कार्यक्रम में जाने के बाद वीके सिंह ने इसे ड्यूटी की मजबूरी बताते हुए ड्यूटी और डिस्गस्ट हैशटैग के साथ कई ट्वीट किए थे। तब भी हंगामा मचा था और उन्हें सफाई देनी पड़ी थी। इस टिप्पणी पर हंगामा मचा तो उन्होंने मीडिया पर ही विवादित टिप्पणी कर डाली और मीडिया को प्रेस्टिट्यूट्स कह डाला। हाल में साहित्यकारों के अवार्ड लौटाने को लेकर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। यानी बयानों से विवाद को न्योता देना वीके सिंह के लिए नया नहीं है। वैसे आज उनके बयान के एक छोटे से अंश को लेकर हंगामा मचा और भले उनका वो मतलब न हो जिसे लेकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन सच यही है कि वीके सिंह का हर विवादित बयान सरकार की फजीहत कराता है और फिर सरकार को भी सफाई देनी पड़ती है। उनके पूरे वाक्य को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट प्रस्तुत किया गया है। जब उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है, मुझे लगता है हमें उसी के साथ चलना चाहिए। बिहार चुनाव के वक्त हर पक्ष का विवादित बयान दूसरे पक्ष के हाथ में आया मौका है, तो देखना यही है कि इस बयान पर राजनीति कहां तक जाती है। आज तक ब्यूरो। जनरल वीके सिंह का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनके बयान को संदर्भ से अलग समझा गया। हालांकि उन्होंने जो सफाई दी उस पर एक नया विवाद छिड़ गया। मैंने कहा हमारे यहाँ देश के अंदर लोग बाग हर चीज को तूल देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कुत्ता चल के जा रहा हो, मैं उसके पत्थर मार दूं तो उसी को तूल दे देंगे। अब आप ये अलग सेंटेंस को पुरानी बात के साथ जोड़कर कहो कि जनरल साहब ने दलितों को कुत्ता बोल दिया, तो मैं तो कहता हूं उस पत्रकार को लानत है। उसको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, उसको आगरा के अंदर जाके दाखिल हो जाना चाहिए जहां पे उसका इलाज चल सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज फरीदाबाद में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिया कि दोषियों को जल्द ही सजा दी जाएगी। खट्टर बुधवार को ही गांव का दौरा करने वाले थे, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की वजह से उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। इस मामले में जिंदा जलाए गए बच्चों के पिता जितेंद्र ने एफआईआर में 11 लोगों के नाम लिखवाए हैं। उनमें से 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच आज आरोपियों के परिवार ने भी मुख्यमंत्री खट्टर से मुलाकात की। आरोपियों की पत्नियों ने सफाई देते हुए कहा कि जिस वक्त घटना हुई सभी आरोपी घरों में सो रहे थे और कोई बच्चों को
क्यों मारेगा? राज्य सरकार मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश पहले ही कर चुकी है। मैं बताया कि आखिर ये जांच का विषय है और सीबीआई को जब सौंप दिया है तो बहुत जल्दी सीबीआई अपनी जांच शुरू कर देगी। अभी आरोप लगाए गए हैं, तो जब आरोप लगते हैं और जब तक इंक्वायरी नहीं होती है तब तक इस विषय में कुछ भी कहना ठीक नहीं है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह की जुबान फिसली तो गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू उत्तर भारतीयों को सभ्यता का पाठ पढ़ाते दिखे। दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि उत्तर भारतीय नियमों को तोड़ने में शान समझते हैं। हालांकि जब विवाद उठा तो रिजिजू बैकफुट पर खड़े हो गए। कानून तोड़ने से लोग उसको बहुत प्राउड का मामला समझते हैं कि मैंने तो वो धमकी दे दी एक पुलिस ऑफिसर को। मोदी सरकार में गृह विभाग संभाल रहे किरण रिजिजू को मालूम था कि वो जो कहने जा रहे हैं दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल तेजिंदर खन्ना कह चुके हैं। शोर मच चुका है। उत्तर भारतीयों को नियम कानून सिखाने की कोशिश पर सियासत गरमा चुकी है। बावजूद इसके आ बैल मुझे मार की तर्ज पर किरण रिजिजू उत्तर भारतीयों को आचरण संहिता का पाठ पढ़ाने से बाज नहीं आए। One of the Lieutenant Governor of Delhi made a statement some years back. He says that the people of North India, they enjoy breaking the rules. And by evening he was forced to apologize. But I believe that what he said was right. हमारे यहाँ नहीं होता है क्या? कानून तोड़ने से लोग उसको बहुत प्राउड का मामला समझते हैं कि मैंने तो वो धमकी दे दी एक पुलिस ऑफिसर को। रिजिजू दरअसल सीएम केजरीवाल को समझा रहे थे कि सिर्फ पुलिस को कोसने से ही सब ठीक नहीं होने वाला है। नागरिक जीवन की पाठशाला में भी अहम सुधार की जरूरत है। लेकिन नसीहत कौन सुनता? उत्तर भारतीयों को नियम कायदे मानने की नसीहत देने के सवाल पर रिजिजू पर ही सवालों की झड़ी लगी तो मंत्री जी सफाई देते नजर आए। कोई उसमें राजनीतिकरण करना चाहता है तो ये गलत बात है। और मैंने सही ये कहा कि समाज में कोई गड़बड़ होता है तो हम लोग सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। सफाई देने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि रिजिजू के बयान ने हलक से बाहर आते ही सियासी माहौल गर्मा दिया था। भारत को उत्तर दक्षिण, हिंदू मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा इसमें बांटना ठीक नहीं है। सवाल किरण रिजिजू पर भी कम नहीं उठे। इसी साल जुलाई 2015 में लेह लद्दाख से किरण रिजिजू की दिल्ली वापसी के वक्त न सिर्फ फ्लाइट की उड़ान में देरी की गई बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री जी की आखिर वक्त में यात्रा के लिए कुछ यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। इस मामले में भी विवाद सामने आने पर रिजिजू को सफाई देनी पड़ी थी। जाहिर तौर पर केंद्रीय मंत्री और जनप्रतिनिधि होने के भी नियम कायदे हैं और रिजिजू बार बार उस सीमा को लांघेंगे तो सवाल उठेंगे ही। आज तक ब्यूरो। लेकिन इस सब के बीच आरएसएस ने आज मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाई, डॉक्टर अंबेडकर की महिमा का जमकर बखान किया, लेकिन आरक्षण के विवादित बयान से कन्नी काट गए। दो साल पहले जो निराशा का वातावरण था, कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ कैसे चलेगा, ऐसी चिंता लोगों के मन में थी, वो तिरोहित हो गई। अब वो चिंता नहीं है। आरएसएस का दशहरा उत्सव मोदी सरकार के लिए इस बार खास बन गया। आरएसएस प्रमुख ने खुलकर प्रधानमंत्री की पीठ थपथपाई और खुशी जताई कि देश से लेकर दुनिया में स्वयं सेवक पीएम ने डंका बजा दिया है। विरासत में जो आर्थिक स्थिति मिली रसातल की, उसको चलने लायक धरातल पर ले आना बहुत कठिन काम है। उसके जगह विश्वास बना है कुछ होगा। 50 मिनट के भाषण में संघ प्रमुख ने सरकार को लेकर आरएसएस का एजेंडा भी साफ कर दिया। हालांकि तमाम विवादित विषयों पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। दादरी कांड पर भागवत ने खामोशी रखी, लेकिन संकेतों में इतना जरूर कहा कि छोटी मोटी घटनाओं से भारतीय संस्कृति पर असर नहीं पड़ता। साहित्यकारों की सम्मान वापसी पर भी भागवत चुप रहे। हालांकि ये बताने में गुरेज नहीं किया कि हिंदू संस्कृति सहिष्णुता और मतभेदों का आदर करती है। विविधता में एकता की परंपरा आगे बढ़ते रहनी चाहिए। समान नागरिक संहिता पर भी संघ प्रमुख ने कुछ नहीं कहा, लेकिन संकेतों में साफ किया कि वक्त आ गया है कि सरकार 2050 तक देश के संसाधनों और जरूरत के हिसाब से जनसंख्या नीति तय करे। आरक्षण पर भी मोहन भागवत चुप रहे, लेकिन अन्याय और शोषण के खिलाफ
डॉक्टर आम्बेडकर के संघर्ष की जमकर सराहना की। साफ किया कि उनमें महात्मा बुद्ध और शंकराचार्य दोनों की शिक्षाओं का संगम था। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती का वर्ष चल रहा है। सामाजिक विषमता के खिलाफ उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और केवल संघर्ष नहीं किया, स्वतंत्र भारत के संविधान में उस विषमता को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से जड़मूल से उखाड़ देने वाले ऐसे प्रावधान करके वो गए। जनसंख्या है अपने देश की और बढ़ रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या बोझ तो बनती ही है। समान नीति बनाए सबके लिए और समान रूप से सब पर लागू करे, देश के हित का सवाल है, कौन ना कहेगा। विजयादशमी संघ का स्थापना दिवस भी है और इसके सालाना उत्सव पर संघ प्रमुख का भाषण स्वयं सेवकों के लिए सबसे अहम मार्गदर्शन। सवाल है कि मोदी सरकार की पीठ थपथपाकर क्या संघ प्रमुख ने संघ के दूसरे सहयोगी संगठनों की राय मशविरे को अनसुना कर दिया है, जो सरकार की मजदूर नीति, किसान नीति, जमीन नीति, निवेश नीति पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। कौशल पांडे, नागपुर, आज तक। हालांकि वक्त चुनाव का है, इसीलिए हर चीज के मायने निकाल लिए जाते हैं। जिन बयानों को अमूमन अनसुना कर दिया जाता, चुनाव के वक्त पर उसे अपने जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अब संघ प्रमुख ने तारीफ की तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से यह सवाल भी उठा दिया कि किस तरीके से संघ वाइसरॉय है दरअसल बीजेपी सरकार में। बहरहाल नागपुर में तारीफ हुई सरकार की, तो मुंबई में शिवाजी पार्क में शिवसेना की सालाना रैली हुई तो माहौल बदल गया। मंच पर शिवसेना के हर नेता ने फडणवीस सरकार और मोदी सरकार को निशाने पर लिया। जब माइक शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संभाली तो साफ हो गया कि रिश्तों में गांठ बहुत गहरी पड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा कि सरकार से कब बाहर आना है ये वक्त आने पर तय होगा, लेकिन जनता से जुड़े मुद्दों पर चुप बैठने का सवाल नहीं उठता। उद्धव ने सरकार की नीतियों पर हमला किया, महंगाई के मोर्चे पर सरकार को नाकाम बताया, प्याज दाल की महंगाई पर निशाना साधा। सबसे अहम है कि राम मंदिर और हिंदू राष्ट्र को लेकर बेहद तल्ख लहजे में बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आपल्याला काय घोषणा द्यायला बरं आहे, मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। रामाने रावणाला हिंदुस्थानात नाही मारला तर लंकेत घुसून रावणाचा मुर्दा पाडला, हे जर रामायण आपल्याला माहिती नसेल तर जय राम जी की आणि मंदिर वही बनाएंगे या घोषणा नुसत्या पोकळ्यात, त्याला काय अर्थ नाही। पोस्टर से पहले ही साफ हो चुका था कि शिवसेना टकराव के मूड में है, भले ही गठबंधन का हिस्सा है, और अब ये सारी बातें जब कही गई हैं तो उससे आगे का रास्ता समझ में आ ही रहा है। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं कि एक स्वर्ग जैसा शहर कैसा हो सकता है, कम से कम कल्पनाओं में, जिसे कहा जा रहा है भविष्य का शहर, सिटी ऑफ फ्यूचर, सपनों का शहर, सिटी ऑफ ड्रीम, जनता का शहर, पीपल्स सिटी नाम देने की होड़ लगी है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को। आज प्रधानमंत्री ने अमरावती का वैदिक रीति रिवाज के साथ भूमि पूजन किया तो 1800 साल पहले भारत के पूर्वी घाट की प्राचीन सभ्यता के अवशेष मानो फिर से जीवित हो गए। अमरावती को सिंगापुर की तर्ज पर बसाने का काम आज से विधिवत शुरू हो गया है। वही अमरावती जो था इंद्र का स्वर्गलोक। आंध्र प्रदेश के सातवाहन शासकों की 1800 साल पुरानी राजधानी अमरावती। जैसे बाहुबली फिल्म में काल्पनिक माहिष्मती नगर पर्दे पर अवतरित हुआ, आधुनिक अमरावती को नए रूप में उतारने में उससे भी बेजोड़ कल्पना की है वास्तुकारों ने। प्राचीन भारत की भव्यता के प्रतीक अमरावती के भूमि पूजन में साक्षी बनकर दहक उठी पवित्र अग्नि। वैदिक मंत्रों के बीच प्रधानमंत्री ने अग्नि में आहुति डाली। 16,000 गांवों की मिट्टी, देश की सभी पवित्र नदियों के जल से वास्तु पूजन हुआ। लाखों लोगों की मौजूदगी के साथ प्रधानमंत्री भी समारोह में अभिभूत दिखे, जो खुद अमरावती के भूमि पूजन में संसद की मिट्टी और यमुना का पानी लेकर पहुंचे थे।
मैं माटी लाया हूं भारत के लोकतंत्र का मंदिर संसद के परिसर में से माटी लाया हूं और पानी यमुना जी नदी में से लाया हूं। ये तो एक प्रकार से देश की राजधानी अब अमरावती पहुंच गई है, इसका संदेश है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच पहाड़ों से घिरे दोनों तरफ अमरावती शहर की बुनियाद देश के शहरी विकास में बड़े कीर्तिमान के तौर पर देखी जा रही है। अमरावती का मास्टर प्लान आधुनिक सिंगापुर की तर्ज पर सिंगापुर सरकार की ओर से तैयार किया गया है। सिंगापुर और जापान सरकार के मंत्री भूमि पूजन में मौजूद रहे। करीब 20,000 किसानों से 33,000 एकड़ जमीन नई राजधानी के लिए नए लैंड पूल मॉडल के तहत ली गई है। इसमें किसानों को मुआवजे के साथ अधिग्रहित जमीन का चौथाई हिस्सा नए शहर में वापस मिलेगा। इसमें खेती, रिहायशी और कॉमर्शियल जमीन भी शामिल की जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विभाजन के बाद 10 वर्ष के भीतर यानी 2024 तक आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद से अमरावती स्थानांतरित हो जाएगी। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को प्राथमिकता देकर के अब तक 11 शैक्षणिक संस्थानों के काम को आगे बढ़ाया गया है। विजयादशमी के दिन सिंगापुर जापान की देखरेख में अमरावती को मूर्त रूप देने का काम शुरू हो गया है। उम्मीद यही है कि देश के विकास में ईस्टर्न गेटवे ऑफ इंडिया बनकर चमकेगी फ्यूचर सिटी अमरावती। आज तक ब्यूरो। और अब खबरदार में कुछ और अहम खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। देश में बढ़ती धार्मिक असहनशीलता के विरोध में अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने वाले मशहूर शायर मुनव्वर राणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर जल्द उनसे मुलाकात करेंगे। तो उन्होंने अपना परिचय कराया और उन्होंने कहा कि आपने ये इच्छा भी जाहिर की थी कि आप प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, तो प्रधानमंत्री से आपका मिलना चाहते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री से मुनव्वर राणा की मुलाकात की तारीख तय नहीं है, लेकिन अगले हफ्ते मुलाकात हो सकती है। उनके साथ कुछ और साहित्यकार पीएम से मिल सकते हैं। राणा के मुताबिक पीएमओ ने उन्हें कुछ साहित्यकारों को मीटिंग के लिए बुलाने का काम सौंपा था, लेकिन उनके इनकार के बाद अब पीएमओ ही इस पर काम करेगा। अवार्ड वापसी पर मुनव्वर राणा ने साफ साफ कहा कि पीएम गुजारिश करेंगे तो वो साहित्य अकादमी अवार्ड जरूर वापस ले लेंगे। आप ये बताइए कि अगर मुझे मोदी जी डांट करके बोलेंगे मनोहर भाई आप ये लीजिए, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, ठीक है, बिल्कुल बेहतर है। तो अगर मैं इनकार कर दूंगा तो मेरा मिशन ही फेल हो गया। तो देखना यही है कि पीएम से कौन कौन से साहित्यकार मिलते हैं और क्या अब साहित्यकारों की मुलाकात पर विवाद खड़ा नहीं होगा, क्योंकि इस बात की संभावना कम ही है कि अवार्ड लौटाने वाले सब साहित्यकार पीएम से मिले। अच्छी बात इतनी है कि अवार्ड लौटाने वाले साहित्यकारों से बातचीत की दिशा में सरकार का कदम बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुपति हवाई अड्डे के नए गरुड़ टर्मिनल का उद्घाटन किया। हवाई अड्डे पर 191 करोड़ रुपए की लागत से गरुड़ आकार का नया टर्मिनल बनाया गया है। इस टर्मिनल पर डी और सी कोड वाले विमानों का आवागमन होगा। इसके साथ ही उन्हें लिंक टैक्सी और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि भगवान वेंकटेश्वर के मशहूर तिरुपति मंदिर वाले शहर में नए टर्मिनल के उद्घाटन से देश दुनिया के साथ संपर्क और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तिरुपति में बहुत लोग आते हैं, बालाजी के दर्शन के लिए बहुत आते हैं, लेकिन जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जितना ट्रैफिक बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने पर्यटकों को भारत आने के लिए दी जाने वाली नई सुविधाओं का भी जिक्र किया। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में तिरुपति में और ज्यादा पर्यटक और तीर्थयात्री पहुंचेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज साइकिल की सवारी की, लेकिन इसका मकसद खास था। दरअसल दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने और जाम की समस्या से निजात पाने के वास्ते जन जागरूक अभियान के तहत आज दिल्ली में कार फ्री डे मनाया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर अब बस करें के स्लोगन के साथ लाल किले से इंडिया गेट तक साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोग ज्यादा से ज्यादा साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें। केजरीवाल ने कहा कि लोगों में निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए प्रेरित करने के लिए ही कार फ्री डे अभियान की शुरुआत की गई है। परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए हर महीने की 22 तारीख को कार फ्री डे मनाया जाएगा। लोगों को एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मिले, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ आज जो कार फ्री डे है, इसका मकसद है कि लोगों की सोच को भी बदला जाए। कार फ्री डे अभियान में आम लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में ऑटो चालकों ने भी हिस्सा लिया और लोगों को लाने ले जाने के लिए कई स्थानों पर अपनी मुफ्त सेवाएं दी।
ट्रैफिक पुलिस की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे, जिसके तहत लाल किले, चांदनी चौक और उच्चतम न्यायालय के पास रैली में हिस्सा लेने आने वालों के लिए निजी वाहनों की पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई थी। तो आप दिल्ली में रहते हैं और आज आप कार फ्री डे में शामिल नहीं हुए, तो अगले महीने शामिल हों और दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने में योगदान दें। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके परिवार ने यश भारती सम्मान के तहत मिलने वाली पेंशन को ठुकराया, तो यूपी सरकार ने भी फैसले पर यू टर्न ले लिया। प्रदेश सरकार ने यश भारती व केंद्र के पद्म पुरस्कार से अलंकृत व्यक्तियों को 50,000 मासिक पेंशन की योजना पर एक शर्त लगा दी है। अब पेंशन के लिए पुरस्कृत व्यक्ति को पहले आवेदन करना होगा। अब हर महीने 50,000 रुपए की पेंशन राशि केवल वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों को ही मिलेगी और इसके लिए भी उन्हें आवेदन करना होगा। चेन्नई में टीम इंडिया जीत की दहलीज पर खड़ी है। जैसे ही टीम इंडिया जीतती है वैसे ही हम अपनी खास पेशकश लेकर आएंगे। फिलहाल ब्रेक के बाद आपको अपने कॉन्टेस्ट का विजेता बताएंगे।